अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन हसीम ऑन माइक। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेडिकेटेड पर्सनालिटी से, जिन्होंने लाइफ में बेइंतहा स्ट्रगल के बाद एक मकाम अचीव किया है और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में एज मैनेजर आईटी काम कर रहे हैं। लेकिन मैनेजर आईटी बनने से पहले इनकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगलिंग पीरियड्स थे, किस किस तरह के चैलेंजेस थे जिनको इन्होंने फेस किया, और उनको फेस करने के बाद ये माशाल्लाह आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो हम इनके साथ डिस्कशन करेंगे। हमारे गेस्ट का नाम है फैसल हबीब। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में के हेड ऑफिस में इस टाइम माशाल्लाह एज मैनेजर आईटी काम कर रहे हैं। हमारे इस पॉडकास्ट के 3 पोर्शंस होंगे आज, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ये थोड़ा सा गौर से सुन लेंगे। पहला पोर्शन जो होगा वो मोटिवेशनल स्ट्रगल पर्सपेक्टिव से होगा। सेकंड पोर्शन में हम फैसल के साथ ये डिस्कस करेंगे कि व्यू का स्ट्रक्चर क्या है, व्यू किन लोगों के लिए है और कौन कौन से स्टूडेंट्स व्यू के साथ अटैच होकर अपने एजुकेशन कैरियर को रिज्यूम कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें ग्रो कर सकते हैं। और जो तीसरा पोर्शन होगा हमारी पॉडकास्ट का, वो कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए है कि वो स्टूडेंट्स किस डोमेन को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने आप को कंप्यूटर साइंसेस के अंदर आगे मूव ऑन करने के लिए। आजकल के ग्रोइंग वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजीज हैं वो किन टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी उनको फायदा देगी, किस टेक्नोलॉजी से उनको परहेज करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम फैसल हबीब के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए हमारे चैनल। आपका बहुत शुक्रिया। आप काफी दिनों से कह रहे थे और मैं कोशिश कर रहा था कि हमारा एक मीटअप स्केड्यूल हो जाए और फाइनली जो आपको इसका क्रेडिट जाता है कि आपने मुझे आखिरकार पकड़ ही लिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा फैसल, स्टार्ट करते हैं आपके स्ट्रगलिंग पीरियड से। 8th क्लास से आपने अपनी स्ट्रगल का जर्नी स्टार्ट किया। 8th क्लास में आपने किस तरह से इसको इनिशिएट किया, उस हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं ताकि बच्चों को ये पता चले कि जो अभी 8th क्लास में मैट्रिक में है कि ऐसा एक स्ट्रगलिंग फेज भी हो सकता है किसी बच्चे को। जी मैं जब 8th क्लास में था या 9th क्लास में पहुंचा तो मैंने ये देखा कि मेरे फैमिली के फाइनेंशियल क्राइसिस का सिलसिला था। वहाँ पे एक सर्वाइवल की जंग थी जिसमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था। तो मेरे पास जो सबसे पहला मोड था सपोर्ट करने का वो था बुक सेलिंग का। ठीक है। मैंने किताबें बेचना शुरू किया। हमारे पास बुक्स होती थी तहसीन पब्लिशर्स की, उसमें हम स्टॉल लगाया करते थे इज्तिमात पे जाके। इवन बड़ी बड़ी मसाजिद के बाहर जब जुम्मा होता था तो जुम्मे के बाहर हम स्टॉल लगाते थे, वहाँ पे बुक्स बेचते थे। दुकानों पे जाके मैंने मार्केट में सप्लाई भी किए बुक्स। तो वो बुक सेलिंग का हमारा टाइम था जब मैं 9th में, इवन 10th में भी था, फर्स्ट ईयर में था। तो इन बिटवीन मैं बुक सेलिंग करता रहा और साथ साथ फिर उस वक्त कंप्यूटर का शौक पड़ गया हुआ था। अच्छा। पहला कंप्यूटर हमारे पास उस वक्त आ गया हुआ था लेकिन मुझे आता नहीं था। तो मैंने सबसे पहले उस पर कंपोजिंग करना सीखा शुरू किया था। तो उस वक्त मैं फिर कंप्यूटर कंपोजिंग में मैं तकरीबन फर्स्ट ईयर में आ गया था और फिर मैंने बुक सेलिंग छोड़कर कंप्यूटर कंपोजिंग के थ्रू अपनी फैमिली को सपोर्ट करना शुरू किया था। राइट। अच्छा, जब आप ये जॉब कर रहे थे, जैसे बुक सेलिंग कर रहे थे पहले, अल्टीमेटली वो भी एक सॉर्ट ऑफ जॉब ही होती है क्योंकि आप दिन के 10-12 घंटे उसको दे रहे होते हैं, राइट, किसी स्टॉल पे या किसी भी जगह पे। उसके बाद आपने कंपोजिंग का काम स्टार्ट किया, तो लाइक घर के फाइनेंशियल क्राइसिस को भी आप देख रहे हैं, अपनी तालीम को भी आप जारी रखे हुए हैं। आपने एफए का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था लेकिन सेकंड ईयर जो था वो आपने अपनी तालीम जारी नहीं रखी। वो क्यों नहीं रखी, उसकी वजूहत बताएं। एक्चुअली ऐसा ही है। ऑब्वियसली ये जब हमारा बुक सेलिंग का काम था ये फुल टाइम जॉब है। फिर इवन जब कंपोजिंग शुरू की तो कंपोजिंग में बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, पर पेज के हिसाब से पैसे मिलते थे। जितने पेज आप टाइप करते थे उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते थे। तो कोशिश होती थी कि मैक्सिमम टाइम दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जा सके। लेकिन उसके साथ स्टडी भी कंटिन्यू करनी थी। तो उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा अर्निंग आप नहीं कह सकते कि जो कि सफिशिएंट हो। और जब मुझे याद है फर्स्ट ईयर मैंने शालीमार कॉलेज से पढ़ा और आईसीएस में मेरा एडमिशन था। तो फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर की पूरे साल की फीस इकट्ठी जमा करवानी थी। कॉलेज की रिक्वायरमेंट थी कि जी आपने साल की फीस, और वो उस दौर में शायद कोई 2,000 रुपए के आसपास थी, 2,500 रुपए की फीस थी। लेकिन मेरे पास वो फी रेंज नहीं हुई। मैं लास्ट डेट तक कोशिश करता रहा तो वो फी मैनेज नहीं कर सका। तो उस वक्त डिसाइड किया कि अच्छा अभी जो क्राइसिस है ना वो ज्यादा ही चल रहे हैं, तो स्टडी को थोड़ा सा रोकते हैं, यहाँ पे पास करते हैं और ये जो साल है ना ये थोड़ा सा मेहनत और करते हैं काम पे ताकि फिनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग हो जाए
और इतने हो जाए कि फीस दे सकें, तो फिर अगले साल पढ़ लेंगे। ठीक तो है। फिर मैंने वो सेकंड ईयर में कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, मैं अच्छा, सेकंड ईयर में कॉलेज नहीं पढ़ा। पूरा साल आप कॉलेज नहीं गए, लेकिन आखिरी 4 मंथ्स में आपको ये थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार अपनी एजुकेशन को दोबारा रिज्यूम करना चाहिए, तो फिर आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर था। मैं जो अब यंगस्टर देख रहे हैं और जो मेरी स्टोरी से कुछ सीखना चाहते हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि मैं आपको कन्वे ये करना चाह रहा हूँ कि आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल सही। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इन दी एंड अचीव क्या करना है। ठीक तो है। मुझे ये पता था उस वक्त से ही, मेरा एक ड्रीम था। सबसे पहले मेरे वाले साहब का ड्रीम था, उन्होंने ये बात कही थी, और फिर मुझे जब कंप्यूटर मिला तो मेरा भी ये ड्रीम बन गया कि मैंने बीसीएस करना है, ठीक है। मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस करना है। तो इस वजह से जब वो 6-8 माह गुजरे तो एहसास हुआ कि यार ये तो साल जाया हो रहा है, ये तो अगर ये साल निकल गया जिंदगी का तो वापस नहीं आएगा, तो ये साल जाया नहीं होना चाहिए। तो ठीक मैंने है। ऑप्शन एक्सप्लोर की। हम्म। तो ऑप्शन में मुझे पता चला कि अगर मैं आईसीएस तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो रेगुलर ही सेकंड ईयर के पेपर देने होते हैं और मैं कॉलेज नहीं जा रहा था, तो रेगुलर नहीं जा सकता था। तो मैं अगर प्राइवेट एडमिशन भेजूं एफए का, तो मैं एफए कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन उसमें चैलेंज ये था कि आपको सिर्फ सेकंड ईयर नहीं देना, आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के पेपर एक साथ देने थे, तो फिर वो आपका एफए क्लियर होता। और साथ मैथमेटिक्स भी रखना था। हाँ जी, मैथमेटिक्स इसलिए जरूरी था कि अगर आगे बीसीएस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए वो उस वक्त रिक्वायरमेंट थी ठीक कि है। आपने इंटर में मैथ्स पढ़ा हो। सही। तो मुझे क्योंकि क्लियर था कि मैंने बीसीएस करना है, सो मैथ लिया। ये चैलेंज लिया कि 4 महीने के अंदर दोनों सालों की तैयारी करनी है। और मैंने उसके लिए फिर ये था कि मुझे घर में ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्टरबेंस थी, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, कुछ टेंशन वैसे अच्छा, यहाँ पे इन्वायरमेंट मैं में। आपके लिए एक चीज ऐड करूंगा कि आपने क्राइसिस की बात की। मैं ये बात इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आज बहुत से बच्चे हैं हमारे मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, वो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, और जो प्रेशर उन पे आज ये है ब्रेन पे, वही आप पे उस वक्त था। तो ऐसा टाइम भी आया कि लाइक वो दुकानदार जो थे मोहल्ले में, उनसे उधार चल रहा है और वो उधार के लिए तंग कर रहे हैं, और आपने पढ़ाई भी अपनी कंप्लीट करनी है, और मतलब ये सारी चीजें आपके माइंड में चल रही थी उस वक्त? ऐसे जब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है ना, तो वो आपके सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, वो जी। आपका इमोशनल भी आपके ऊपर एक प्रेशर आता है। आप सोशली भी थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, आप कहीं पे उठते बैठते हैं, आपके लिए हर महफिल एक चैलेंज बन जाती है। जी। लोग आपको कैसे देख रहे हैं आपके लिए वो एक चैलेंजिंग बन जाता है, कि लोग आपके की तरफ तरस की नजरों से देख रहे हैं या लोग आपको बिल्कुल डाउन फील कर रहे हैं। तो उस वक्त एक ऐसी कंडीशन थी कि मोहल्ले के दुकानदार से उधार लेना होता था और उससे रिक्वेस्ट करना होती थी, तो समटाइम वो डिनाई कर देता था जी कि आप पहले वाले पैसे दोगे तो मैं दूंगा। और एक दिन तो मुझे याद है कि मैंने उससे 2 या 3 किलो आटा मांगा था और उसने कहा था कि भाई आपके पहले पैसे नहीं है, मैं आपको नहीं देने वाला, और मेरे पास घर में नहीं था आटा। और वो उस वक्त जो मेरी एक मेंटल कंडीशन थी वो मुझे आज भी नहीं भूलती। और उस वक्त ये बजाय, जो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी कि बजाय ये डिप्रेस होने के, मेरा इस बात पे मजीद फोकस स्ट्रांग हो गया था कि अब तो मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मेरा वे आउट वही है, मेरी डायरेक्शन क्लियर है। बिल्कुल सही। तो खैर इस सारे प्रेशर से ना भागने के लिए या इससे थोड़ा सा बचने के लिए, क्योंकि 4 माह में 2 साल की स्टडी करना थी, तो मैं पेशावर चला गया था अपने मामू के पास कि मैं इस सारे इन्वायरमेंट से दूर हो जाऊं और कोने में बैठ के तो मैं तैयारी करूं अपने एग्जाम की। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने फर्स्ट डिवीजन के साथ अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया था उन 4 माह में। और फिर नेक्स्ट आपको बीएससीएस में एडमिशन मिल गया वर्चुअल यूनिवर्सिटी से? जी बिल्कुल, उस वक्त काफी सारी ऑप्शंस थी, लेकिन सबसे जो उस वक्त मेरे लिए यही था चैलेंज कि कहाँ पे है, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हो सकती है कि जो फाइनेंशियली मेरे लिए वायबल हो। तो उस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फीस सबसे कम थी और आज भी सबसे कम है। मैं अभी आगे थोड़ा सा बताऊंगा उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनके पास अपॉर्चुनिटीज कम है, उनका यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक ब्लेसिंग है। तो मैंने इसलिए इसमें एडमिशन ले लिया। ठीक है। तो उसके बाद मेरा एक कह लें कि नई लाइफ शुरू हुई, क्योंकि मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आके पता चला कि ये मेरी वाकई ड्रीम फील्ड थी। और मैंने जो पहला सेमेस्टर पढ़ा तो मेरे तमाम सब्जेक्ट्स में 4 CGPA था। अच्छा जी। तो वो उस वक्त मेरा एक इंट्रोडक्शन भी हुआ कैंपस में। जब मैं रिजल्ट से अगले दिन गया तो हर बंदा ढूंढ रहा था कि फैसल हबीब कौन है। अच्छा, वाह, नाइस। क्योंकि उस वक्त वो पब्लिकली अनाउंस होता था रिजल्ट। नाइस नाइस। तो उस वक्त मेरा ना एक इम्प्रेशन बना, अपनी नजर में भी एक इम्प्रेशन बना, और फिर वो उधर से जो पेस बनी ना वो फिर छोड़ी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी डिग्री के दौरान अपने जूनियर्स को पढ़ाता भी रहा हूँ,
अपने क्लास फेलोज को भी पढ़ाता रहा हूँ, राइट, और अपनी स्टडी के पे ना फोकस जाने नहीं दिया। लेकिन सही, स्टडी का पीरियड बहरहाल काफी मुश्किल था, उसमें काफी अप्स एंड डाउन सही, आए। उसमें मुझे, क्योंकि थ्रू आउट द डिग्री मुझे साथ साथ काम करना था सही। मुझे। अच्छा, काम की आपने बात की है। आप जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, आपने अल्टीमेटली साथ जॉब लाजमी करनी थी क्योंकि घर का गुजारा उसके बगैर नहीं था। तो आपकी डिग्री में पहली जॉब कौन सी थी जो आप डिग्री के साथ चला रहे थे? मैंने जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मैं उस वक्त उर्दू बाजार में एज कंप्यूटर कंपोजर काम कर रहा था, बुक्स ठीक है, कंपोज करता था, और सही, मेरी बात 4,000 रुपये सैलरी थी। 4000। 4,000 रुपीज पर मंथ सैलरी थी मेरी। और मैंने वो जॉब छोड़ दी थी स्टडी शुरू करने के बाद। राइट, राइट, तो फिर मैंने उर्दू बाजार में इस तरह से काम शुरू किया कि भाई वो ठेके की बुनियाद पे होता है कि आप जितने पेज टाइप करेंगे आपको उसके पैसे मिलेंगे। सही, तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते ही मैं डेली बेसिस पे पहले उर्दू बाजार जाता, सही, वहां पे कंपोजिंग करता, फिर वहां से यूनिवर्सिटी आता। और यूनिवर्सिटी में भी एक और चैलेंज था कि मेरे पास घर में इंटरनेट नहीं था, और इवन कंप्यूटर भी जो था वो इस काबिल नहीं था कि उस पर असाइनमेंट वगैरह बनाई जा सके। P1 होता था मेरे पास एक। तो मैं शाम तक बैठ के अपने कैंपस में ही असाइनमेंट्स बनाता, और वहीं से अपने असाइनमेंट क्विज हर चीज सबमिट करके मैंने फ्री होके जाना होता था घर। राइट, राइट। तो मेरा वो जो पूरा दिन था ना, वो एक स्ट्रगल के वो मोड में टोटल गुजरता। सुबह उठने से रात सोने तक वो टोटल एक ना कॉन्टिन्यूअस एक स्ट्रगल का हर एक घंटा था। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आप टाइम मैनेज करना था कि जी आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी अगर कंपोजिंग को देंगे तो कुछ अच्छे पैसे कमाएंगे। और राइट, अगर आपकी किसी दिन असाइनमेंट है तो जाकर असाइनमेंट पे मेहनत नहीं करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगी। तो वो टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मुश्किल फेज था, लेकिन वो गुजर गया। और फिर मैंने अच्छा, मैं इसमें ऐड करूं कि आपने कंपोजिंग छोड़ने के बाद आपने एज कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब की थी, डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे, ठीक है, वो सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी के अंदर। जी, उसमें मैंने जब ये सोचा कि एक तो ये कि मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी थी, मुझे डेली बेसिस पे उर्दू बाजार साइकिल पे जाना होता था, और फिर वापस आने जाने में टाइम लग जाता था, एफर्ट जो थी वो थी। तो मैंने ना जॉब स्विच करने का सोचा, तो मुझे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिली। ये डेविस रोड के ऊपर डेस्कॉन का एक ऑफिस था, DIT24 ठीक के है, नाम से। तो वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब थी। ठीक तो है, वहाँ पे मैंने पूरी 8 आवर्स की जॉब स्टार्ट कर दी थी। और उस जॉब के दौरान इवनिंग शिफ्ट में भी मैंने काम किया, इवन नाइट में भी काम किया, जो रात 11 से सुबह 7 तक की शिफ्ट होती अच्छा, थी। और सुबह 7 बजे उठ के बाहर किसी होटल से नाश्ता करके यूनिवर्सिटी आ जाते थे, और यूनिवर्सिटी में 12, 1, 2 बजे तक पढ़ के काम राइट। असाइनमेंट बना के तो घर जाके सोना होता था, और फिर 11 बजे तक उठ के अपने काम पे पहुंचना मुश्किल हो जाता था। क्योंकि आप जब कॉलेज से वापस आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आके आपने आराम भी करना है और दोबारा जॉब पे जाना है, तो आपकी नींद नहीं पूरी होती, राइट? वो मुझे उस तरह ने एहसास हुआ। मैं एक चीज हाईलाइट करूंगा कि रात की नींद बहुत अहम है, रात की नींद, क्योंकि उन दिनों में मैंने रात की कभी नहीं सोया था, और मैं दिन में नींद पूरी करने की कोशिश करता था। राइट, तो मैं अगर दिन में 9 घंटे भी मैंने सो के देखा है, तो जब मैं उठा हूँ तो मैं ऐसे ही था कि जैसे मेरी नींद नहीं पूरी हुई। तो उसके बावजूद मैंने जाके 8 घंटे जॉब करनी, और जॉब के बाद फिर क्या यूनिवर्सिटी जाना, यही मेरी रूटीन काफी अर्सा तक रही। राइट। और इन बिटवीन रमजान मुबारक के भी रोजे भी ड्यूटी के रखे, रोजा रख के फिर सुबह चले जाना, और फिर आके सो जाना, और इफ्तारी के टाइम उठना। तो ये रूटीन काफी अर्सा तक चलती रही। अच्छा, इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इस सारे चक्कर के अंदर आपका मोड ऑफ ट्रेवलिंग क्या था? BMW यूज कर रहे थे आप या मर्सिडीज पे आते जाते थे? देखें जी, कम खर्च बाला नशीन सवारी साइकिल से बेहतर कोई नहीं है। अच्छा, और उस दौर में मैंने बहुत साइकिल चलाया है। मैं पहले जो शादबाग से मक्खनपुरा में हमारी रहायश थी, वहां राइट, से जाता था उर्दू बाजार, उर्दू बाजार से फिर गड़ी शो में कैंपस होता था, वहां आता था। तो वो सारी ट्रैवलिंग साइकिल पे होती थी। सही, फिर उसके बाद डेस्कॉन की जॉब में भी ऐसे ही था। फिर मैंने सिस्टम्स ज्वाइन किया था, और सिस्टम ने अचानक अपना ऑफिस शिफ्ट कर दिया। पहले इनका ऑफिस था इधर माल रोड पे, तो ऑफिस शिफ्ट कर दिया बाबड़ा। अच्छा, बाबड़ा है कलमा चौक से, अगर आप फिरोजपुर रोड पे जाएं तो 1-2 किलोमीटर आगे। सही, तो वो कुछ अर्सा था, मैं उसको जॉब छोड़ने की पोजीशन में नहीं था, और मैं साइकिल के ऊपर डेली शादबाग से बाबड़ा स्टाफ तक ओ, जाता था। पहले खैर घर से निकलता तो कैंपस, कैंपस से आगे जाता था जॉब पे। और जब वहां से थका आ रहा रात को निकलते थे हम लोग 8-9 बजे,
तो तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे कंटिन्यूस साइकिलिंग होती थी वापस घर पहुंचने की। पौने 2 घंटे की साइकिलिंग, तकरीबन मुझे लगता था बाबड़ा स्टॉप से वापस मक्खनपुरा पहुंचने की। अनबिलीवेबल, कमाल कमाल। आप तो फिर साइकिल के माहिर बन गए होंगे। साइकिल बहुत चलाई है यार, मैं तो अपने दोस्तों के साथ चैलेंज करके ना हम लोग हाथ छोड़ के साइकिल चलाते थे। और मैंने एक दफा रिकॉर्ड बनाया था, तकरीबन 4 किलोमीटर से ज्यादा मैंने बगैर हैंडल पकड़े साइकिल चलाया था। अच्छा, एक मजेदार दौर था, शौक भी अजीब था। अच्छा, उस दौर में ना सम टाइम बड़े कोई मजे के अनइवन इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं, तो पढ़ाई के दौरान ऐसा कुछ हुआ है कि कभी कोई अनइवन सा इंसिडेंट हो गया आपके साथ? देखिए सी, जब आप ऐसे 24 आवर एक प्रेशर में अंडर होते हो ना, तो बहुत सी फनी चीजें भी होती हैं, आपका माइंड ठीक है। इंगेज होता है कई जगह पे। तो खैर मुझे एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट याद है। मैं ना जैसे ही मेरा डेट शीट आती थी ना, तो बस मैं डेट शीट याद कर लेता था। फिर मैंने माइंड में एक प्लान बनाया होता था कि इस दिन ये चैप्टर करना है, इस दिन में इतने चैप्टर कवर करने हैं, ये। सही। तो वो उसके बाद इतना नहीं होता था कि मैं दोबारा डेट शीट देख के फोकस करूं। अच्छा, तो वो ना एक दिन मैं पेपर देने पहुंचा बड़ी तैयारी से, और उस दिन मैं सारी रात जागा था। अच्छा। मैं सारी रात पढ़ रहा था, और सुबह से 2 घंटे आंख लगाई और बड़ी मुश्किल से उठा। और उठ के तो मैं मुंह धो के तो पेपर देने पहुंचा, तो वहां कोई भी नहीं था। अच्छा। और मैं टोटली शॉक। मैंने कहा ये क्या हुआ है कि पेपर हो गया और मैं लेट हो गई क्या? तो वो मैंने पूछा, तो वो ना कैंपस वाले मुझ पे हंसने लगे, कहते यार आपने अपनी डेट शीट नहीं देखी, आपका पेपर तो कल है। वाह। तो उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि यार थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, ये नाइस काम नाइस खराब हो रहा है। नाइस नाइस नाइस। अच्छा फैसल, जब आप इस स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे होते हैं ना, तो कुछ सपोर्टिंग हैंड्स भी होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं आपको इस चैलेंज से निपटने के लिए। आप कोई ऐसा सपोर्टिंग हैंड का वाकया बताएं। एक तो ये कि एक बार आपकी फीस ड्यू थी यूनिवर्सिटी की, और मामू ने हेल्प की थी। वो किस तरह से हेल्प की थी उन्होंने, उसके बारे में बताएं मुझे। देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला वसीला बनाता है, और कुछ जो आपके अजीज होते हैं वो आपका सहारा बन जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता था, आप ऑनवर्ड पढ़ नहीं सकते, असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते अगर आपकी फी एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा ड्यू हो जाती थी। तो एक वाकया था कि मेरी फी ड्यू थी, मेरा अकाउंट ब्लॉक था और मैं बहुत स्ट्रेस में था। तो मुझे पता चला था मामू ने मेरी फीस भिजवाई थी, मामू मुनीर कासिम साहब ने। और बाद में मुझे पता चला था कि उन्होंने अपना मोबाइल बेच दिया था वो फीस देने के लिए। उनके पास भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वो उनका ग्रेट सेक्रीफाइस था, मैं एहसानमंद हूं उनका आज भी। और इसी तरह का एक और वाकया है कि उस टाइम पे तकरीबन 1500 रुपये माहाना फीस होती थी यूनिवर्सिटी की फीस है BS की। तो मेरा फी इतनी ड्यू होगी कि तकरीबन 6 माह की फी इकट्ठी हो गई थी, 9,000 रुपये के तकरीबन पहुंच गई थी। तो उस वक्त मेरे एक अजीज हैं अब्दुल खालिक साहब, राइट। और उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते हैं यार मुझे पता चला था कि आपका एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो ना मैंने आपके लिए किसी से बात की है, तो फलां एड्रेस पे जाना, उनको जाके बताना कि अब्दुल खालिक साहब ने भेजा। सही। तो मैं वहां पे गया, वहां पे नदीम साहब थे, साहब अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो, मेरा जो ग्रेड्स आए हुए थे उस वक्त वो भी मेरे पास थे, वो उन्होंने देखे। तो उन्होंने ना उस वक्त मुझे हजार के नोट गिन के दिए। और उस वक्त की वो जो कैफियत थी ना, वो थैंकफुलनेस की अब्दुल खालिक साहब के लिए, नदीम साहब के लिए और अल्लाह ताला के लिए, कि उस वक्त ना मुझे वाकई चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा था कि शायद मैं आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो जो है ना एक बैरियर उन्होंने तोड़ा था, तो उसके लिए मैं आज भी उनका मशहूर हूँ। तो ऐसे सपोर्टिंग हैंड आपको मिल जाते हैं जब आप एक डिटरमिन्ड होते हैं कि जी मैंने ये काम लाजमी करना है। तो ये यंगस्टर्स के लिए भी है कि अगर आप अपने मिशन पर डटे रहें तो अल्लाह ताला ऐसे फरिश्ते भेज देता है आपके लिए। अच्छा फैसल, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। व्यू के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मुझे ये बताएं कि व्यू का जो एक एजुकेशन सेटअप है वो किन लोगों के लिए है? देखिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक आइडिया था कि जो हायर एजुकेशन है इसको घर घर तक पहुंचाया जाए। इसका पहला स्लोगन भी यही था, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। ठीक है। उसमें उस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो रिमोट एरियाज है, जो हम बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, हमें तो यहाँ यूनिवर्सिटीज बहुत मिल जाती हैं, ठीक है, तो वहां पे यूनिवर्सिटी तक एक्सेस नहीं है वहां के स्टूडेंट्स को। सही। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें आप कहीं से भी, गांव में बैठे हैं, पहाड़ों में बैठे हैं, सहरा में बैठे हैं, तो लेकिन आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं।
तो ये एक नया आइडिया था, डिस्टेंस बेस्ड एजुकेशन, आईटी बेस्ड। ये पाकिस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट था और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी सबके लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर सकता। हम लोग नॉर्मल स्टूडेंट थे, रेगुलर स्टूडेंट थे, इसमें राइट। एडमिशन लिया। और मेरे साथ जो जब मैं पढ़ रहा था, मैंने देखा बहुत से ब्राइट स्टूडेंट थे। मतलब अच्छा। मैंने 2007 में कंप्लीट किया, तो मुझे एक सीनियर थे मेरे कलीग, और उन्होंने एचईसी का स्कॉलरशिप लिया, एमएस लीडिंग टू पीएचडी का। अच्छा। और वो एचईसी की स्कॉलरशिप पे जर्मनी चले गए, अच्छा। बीयू की डिग्री कंप्लीट करने के फौरन बाद। राइट राइट। और आज वो जर्मन नेशनल है, वो वहीं पे सेटल हो गए बाद में। तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने उनको वो प्लेटफॉर्म दिया, और ये 2007 की बात कर रहा हूँ। सही सही। ठीक है, उस वक्त भी इसकी लेवल ये था। सही। अच्छा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मोड ऑफ एजुकेशन क्या है? लाइक अगर कोई एडमिशन लेता है तो वो किस किस तरह से इसकी जो सर्विसेज है एजुकेशन की, उससे फायदा उठा सकता है? वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मोड ऑफ एजुकेशन है इंटरनेट। ठीक है। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। राइट। आपको तमाम लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे। सही। ठीक है, और वो यूट्यूब पे भी अब अवेलेबल है। सही। उसमें ऐसा होता है कि अब देखें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपनी फैकल्टी हायर करना चाहते हैं ना, तो आप टॉप मोस्ट 2-4 प्रोफेसर ले आएंगे कि जिनके नाम से यूनिवर्सिटी का नाम चल जाए, और नीचे एक जरा मुनासिब सैलरी के ऊपर मुनासिब लेवल की फैकल्टी रखते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर पे जा रहे हैं तो ऐसी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक नया ट्रेंड सेट किया था उस वक्त में, कि उन्होंने जो पूरी पाकिस्तान की क्रीम है उनको हायर किया था तो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। और आई चैलेंज, मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, 4 साल पढ़ा हूँ, फिर मैंने एमफिल भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया है। आई चैलेंज कि कोई बंदा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लेक्चर तवज्जो से सुन ले और उसके बाद वो कहे कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। सही सही। उसके बावजूद अगर किसी को कहीं वीडियो लेक्चर में कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आती, तो उसके लिए कुछ और मीडियम रखे हुए यूनिवर्सिटी ने। सही। एक मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड होता है जिसमें आप अपने टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कोई क्यूरी है, आप उसमें क्वेश्चन डालें और टीचर आपको रिस्पॉन्ड कर देता है। सही सही। आप टीचर को ईमेल कर सकते हैं, टीचर आपको एक्सप्लेन करता है, आपको वॉइस नोट में भी रिप्लाई कर देता है टीचर, और आपको वो चीज कॉन्सेप्ट जो भी आपको समझ नहीं आया वो समझाने की कोशिश करता है। सही हो। तो ये तो है लेक्चर डिलीवरी। लेक्चर डिलीवरी के बाद आती हैं असाइनमेंट्स, वो ऑनलाइन होती हैं। यूनिवर्सिटी का एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और उसके थ्रू आपने असाइनमेंट आती है, डेडलाइन होती है, आपने वो बना के ऑनलाइन सबमिट करनी होती है। सही। देन क्विजेज होते हैं, वो भी ऑनलाइन होते हैं। और अब कुछ ऐसे हमारे कोर्सेज हैं जिसमें ना इंटरेक्टिव सेशंस बहुत जरूरी होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब यूनिवर्सिटी वो भी करवा रही है, उसमें प्रैक्टिकल बाकायदा स्केड्यूल किए जाते हैं। नियरेस्ट लैब पे आपको टाइम दिया जाता है, टाइम स्लॉट कि आप इस टाइम पे आएंगे और आप अपना प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे, परफॉर्म करेंगे, और वहाँ पे आप फिजिकली जाके भी वो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। सो इट्स कंप्लीट एजुकेशन, इसमें तमाम एस्पेक्ट को कवर किया गया है, और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, वर्चुअल से डिग्री करते हुए कई तरह के वसवसे और ख्यालात आते हैं। आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी डिग्री की वर्थ क्या होगी, ये मैं आपको वो कंक्लूडेड एनालिसिस बता रहा हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स से डिस्कशन के बाद मिला है। बच्चे सोचते हैं कि यार आगे किसी अच्छी कंपनी में मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, ठीक है, मेरी डिग्री की पता नहीं दुनिया वर्थ समझेगी या नहीं समझेगी। इस पॉइंट को क्लियर करें कि इसमें कितनी हकीकत है और इसमें कितना झूठ है, ये एक्चुअल क्या है? नहीं देखें, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस बेस्ड लर्निंग है, ऑनलाइन है, फिजिकल टीचर से इंटरेक्शन नहीं है। उसमें कंफ्यूजन तो है, जब हम पढ़ रहे थे हमें भी ये कंफ्यूजन थी, लेकिन ये बाद में आके दूर हो गई थी। हाँ, ये है कि एक टाइम पे हमें था कि एक मैंने ऐड देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अप्लाई ना करें, तो वो बड़ी हार्ट ब्रेकिंग था। लेकिन बाद में जब एक्सप्लोर किया तो देखें, मैं हमारा एक इवेंट हुआ था यूनिवर्सिटी का, उसमें हमारे रेक्टर साहब थे, उन्होंने बताया कि मैं एक इवेंट में था, तो मुझे एक कंपनी के ऑनर ने, जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी उसने कहा कि मैं सिर्फ हायर ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को करता हूँ। अच्छा। और उसकी रीजन उसने ये बताई थी कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं स्टूडेंट, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको खुद से अपना रास्ता बनाना और काम करना आता होता है। सही है। वो किसी की उंगली पकड़ के चलने के आदी नहीं होते। तो यूनिवर्सिटी आपको सेल्फ सफिशिएंट कर देती है। तो इसलिए अब आज के दौर में मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो पास आउट्स हैं वो यूएस में भी काम कर रहे हैं। मेरे अपने पर्सनल दोस्त हैं
कनाडा में है, जर्मनी में है, ठीक है, और उसके अलावा पाकिस्तान में तमाम अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज में आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स मिलते हैं। राइट। तो इसलिए अब वो कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि आपको जॉब भी मिलेगी, बल्कि अब ज्यादा मिलती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये एक नया मोड ऑफ एजुकेशन था जिसका शायद एक्सपेरिमेंट किया गया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी की शक्ल में। ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने पिछले तकरीबन 25 साल हो गए हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, उसमें इसको मैच्योर कर दिया है। सही। अब एचईसी ने बाकायदा तौर पे तमाम यूनिवर्सिटी को ई लर्निंग की परमिशन दे दी। अच्छा। और आने वाले 2 से 3 सालों में सही। तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज अपना ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च करने जा रही हैं। ठीक है। इसलिए ये मोड ऑफ एजुकेशन अब आपको हर यूनिवर्सिटी में नजर आएगा। तो और यूनिवर्सिटी बहरहाल वर्चुअल यूनिवर्सिटीज की पायनियर रहेगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए ये अगर एहसास वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें वो सारे चैलेंजेस वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने फेस किए हैं जो शुरू में आ रहे थे, जबकि डायल अप का जमाना था, लोगों के पास इंटरनेट की स्पीड नहीं थी। आज तो इंटरनेट बहुत अच्छा है, तो आपको कोई मसला ही नहीं है। तो इस वजह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी बहुत ऊपर स्टैंड करती है सारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर में। अच्छा फैसल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आजकल कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड से ताल्लुक रखे हुए हैं, वो डिग्रीज कर रहे हैं कंप्यूटर साइंसेस की। कंप्यूटर साइंस की डिग्री करते हुए एक बच्चे का माइंडसेट क्या होना चाहिए? यानी आप अगर थोड़ा सा सजेस्ट कर दें, थोड़ा सा क्लियर कर दें इस सारे एक रास्ते को कि बच्चा अपना माइंडसेट क्या रखे, उसको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए और किन चीजों को छोड़ देना चाहिए। देखें अजीम, कैरियर काउंसलिंग कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि ये वह फील्ड है कि जिसके आगे एंडलेस फील्ड है, एंडलेस डायमेंशन है जिसमें स्टूडेंट जा सकते हैं। सही। और जब हम लोग पढ़ रहे थे हमें भी शायद उस वक्त तो बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब अंदाजा होता है जो ये कि आपको क्या करना चाहिए। सिंपल इज दैट कि आप जिस चीज को इंजॉय करते हैं आप वो फील्ड पकड़। ठीक है। जब आप कंप्यूटर साइंस में आ जाते हैं तो कंप्यूटर साइंस आपकी एबिलिटी के मुताबिक बहुत सी डायरेक्शन देता है। आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री में डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, आपको डेटाबेसेस पढ़ाई जाती हैं, आपको नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सही। उस वक्त पढ़ते हुए आप सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करें कि किस फील्ड के कॉन्सेप्ट्स मुझे आसान लग रहे हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आ रहे हैं, मुझे इनको करने में मजा आ रहा है। ठीक है। ये सब अलग अलग फील्ड्स हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग की शायद जरूरत भी ना हो। ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं तो आप प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सी डायमेंशन है। आप गैजेट प्रोग्रामिंग, सिस्टम प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं वो कर सकते हैं, वेब की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यूटिलिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पे चलते हैं आप वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप मोबाइल के लिए एप्स बना सकते हैं, आप गेम्स बना सकते हैं। ये सारी अलग अलग फील्ड्स हैं। यानी बच्चा ये क्लियर करे कि उसको कौन सी फील्ड चूज करनी है अपने करियर पर्सपेक्टिव। उसमें फिर आगे एक नेटवर्किंग की फील्ड आती है। ठीक है। उससे पहले एक डेटाबेसिस की फील्ड है, वो दुनिया ही लग गया जिसमें सिर्फ आप डेटाबेसिस को देख रहे होते हैं। ठीक है। फिर नेटवर्किंग एक फील्ड है, फिर आप इन सब से हटके एक फील्ड आ जाती है जो कि जिसमें शायद टेक्निकलिटी सबसे कम है, क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड है, जिसमें आपने सिर्फ टेस्टिंग करनी है और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करना है। तो ये सारी ऑप्शन एक स्टूडेंट के पास होती हैं जब वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आ चुका होता है। सही। तो सबसे पहले उसको अपना इंटरेस्ट स्कैन अपने अंदर से ढूंढना है कि मेरा बेस्ट इंटरेस्ट कौन सा है। राइट राइट, ठीक हो गया। अच्छा, हम फील्ड्स और की बात करते हैं, फील्ड्स के अंदर फिर फर्दर टेक्नोलॉजीज आती हैं। आजकल के करंट इरा में आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स को अपना माइंडसेट क्या रखना चाहिए? उनको फील्ड्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उसके बाद फिर फर्दर टेक्नोलॉजीज के भी बारे में सोचना चाहिए, या जस्ट रैंडमली वो किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए अजीम, हम ना वो क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उसमें एक आता है कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। राइट राइट, ठीक है। इस तरह से ये जो टेक्निकल हमारी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है ना, इसमें टेक्नोलॉजी इज टेम्परेरी, प्रोग्रामिंग क्लास इज परमानेंट। तो आप अगर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो तो उसमें आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। कोर प्रोग्रामिंग, लॉजिक डेवलपमेंट, सोल्यूशन कैसे बिल्ड करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है। अगर आपको वो आता है तो ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जिस स्पेस पे आज कंप्यूटर साइंस की वर्ल्ड ये चल रही है, टेक्नोलॉजी चल रही है, हर 5 से साल के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। सही। और वो पुरानी को रिप्लेस कर देती है। राइट। तो कभी भी स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा कि आप कभी भी किसी एक टेक्नोलॉजी पर रिलाय ना करें कि यही मेरा ओढ़ना बिछोना है। आप नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते रहें
और उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक प्रिंसिपल्स पे आपकी पूरी कमांड हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कीप लर्निंग। जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आए उस पर मूव ऑन करें, उसको एक्सप्लोर करें, और आपको अंदाजा होगा कि उसको अंडर द लाइन 70% चीजें पुरानी है, 30% उसका ऊपर से शिश्के नए हैं, और फिर आप उसके ऊपर भी गो थ्रू कर जाते हैं। ठीक हो गया। ये बड़ी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन थी हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी डिग्री स्टार्ट करने लगे हैं या जो अभी डिग्री कर रहे हैं, उन्होंने आगे अपना करियर परस्यू करना है कंप्यूटर साइंसेस की डोमेन्स में। अच्छा, इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। फैसल, ये बताइए कि आपका एक कंक्लूडेड मैसेज क्या है, एक एनालिसिस क्या है, आप देखने वाले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो डिग्री शुरू करने जा रहे हैं या जो डिग्री कर रहे हैं, और साथ साथ वो हमारे एक मिडिल क्लास लेवल के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से भी ताल्लुक रखते हैं? आपका उनके लिए क्या सजेशंस? देखिए असीम, जिस स्ट्रगल की हमने अभी पहले बात की कि जिस दौर से हम गुजरे और उसमें हमें वो ना छोटी छोटी जॉब्स करके सरवाइव करना पड़ा, लकीली आज स्टूडेंट्स के लिए हालात बहुत बेहतर हैं। सही है। ये जो फ्रीलांसिंग का एक एरा डेवलप हो गया, इसने एंडलेस पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर दी हैं आपके लिए। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे ना मैं ये कहूँगा कि आप खासतौर पर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स अपने आप को सिलेबस तक महदूद ना रखें। बिल्कुल सही। सिलेबस के साथ आपको टेक्निकल स्किल्स की जरूरत है जो आपकी टेक्नोलॉजी फील्ड में चल रही है। आपको लाइक एक कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आपको शुरू में पहले 2-3 सेमेस्टर में मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई इशू नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 8 सेमेस्टर पूरे करेंगे तो ही कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आप टेक्निकल स्किल्स अपनी डेवलप करें, और उसमें जैसे मैं एक आपको रेफरेंस दे देता हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से एक प्रोजेक्ट चल रहा है डीजी स्किल्स के नाम से। ठीक है। जिसमें फ्री कोर्सेज करवाए जाते हैं, 3 से 4 माह के कोर्सेज होते हैं जिसमें डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो अपना स्किल सेट इवॉल्व करें और फ्रीलांसिंग में जंपिंग करें। ठीक हो। वहां से आपकी अगर थोड़ा सा आपको उसकी समझ आ जाती है, आप वहां पे स्टैब्लिश हो जाते हो, तो आप कम से कम इतनी अर्निंग कर सकते हो कि आप अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस और पर्सनल एक्सपेंसेस को तो खुद से बेयर कर सकते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फैसल। एक बच्चा जो बड़े टफ हालात से गुजर रहा है इस वक्त फाइनेंशियली, उसको अपनी डिग्री भी कंप्लीट करनी है, अपने घर के लिए भी कुछ करना है, अपना करियर भी बनाना है, फ्यूचर भी बनाना है, वो क्या करे? वो अपना ज़हन किस तरह से ऑर्गेनाइज करे और इन सारी चीजों को लेके चले लाए? देखिए उसके लिए तो पहले बात की, कीप योरसेल्फ क्लियर, अपना माइंड फोकस अपना कभी भी आपने नहीं टूटने देना कि मेरा गोल क्या, मैंने अचीव क्या करना है। डिग्री कंप्लीट करना पहला गोल होना चाहिए। ठीक है। जो आजकल शॉर्टकट्स आए हुए हैं कि 3 माह का कोर्स कर लें, 6 माह का एक छोटा सा डिप्लोमा कर लें और कमाई कर लें, दीज आर नॉट द प्रॉपर वेज। इस पे आपको मंजिल नहीं मिलने वाली, ये शराब है। ये आपका वो आप करेंगे, आपको 4-6 महीने काम मिलेगा, फिर वो गायब हो जाएगा, वो टेक्नोलॉजी गायब हो जाएगी। राइट। इसलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने आप को फोकस्ड रखें कि हमने कम से कम अपनी 4 ईयर डिग्री कंप्लीट करनी है। उसके लिए सपोर्ट के अंदर कुछ काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले बेस्ट है कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड स्किल डेवलप करके कोई पार्ट टाइम बिजनेस काम शुरू करें। अगर वो नहीं मिलता, अगर आपको फिर भी कोई करना पड़ता है, ऑड जॉब करनी पड़ जाती है, डू इट। डोंट फील कि जी ये इससे मेरा कुछ वकार कम हो रहा है, तो मेरी इज्जत कम हो रही है। पाकिस्तान में एक बड़ा ये है कि जी हम व्हाइट कॉलर रहना चाहते हैं, हमें ये लोग हमें क्या कहेंगे। हाँ, लोग हमें क्या, ये कॉन्सेप्ट आप जेहन से निकाल दें। लोग आपको उस दिन कुछ कहेंगे जिस दिन आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि सफर के दौरान लोग क्या कह रहे हैं आप उसको देखें। तो इसलिए अपना फोकस क्लियर रखें और डेडिकेटेड रहें, कभी भी अपने आप को डाइवर्ट ना होने दें, अपना रास्ता तब्दील ना करें, शॉर्टकट अडॉप्ट करने की कोशिश ना करें। और बस आप जैसे ही डिग्री कंप्लीट करें उसके बाद आप एक अपना अपने लिए एक और ना वो कह लें कि एक फील्ड को सिलेक्ट कर लें। जैसे हमने भी बात की डाटाबेस प्रोग्रामिंग है, वो फिर आप प्रोग्रामिंग में आगे चले जाए तो मल्टीपल फील्ड है, उनमें से पहले एक फील्ड को फिक्स कर लें। ठीक है। आप एक फील्ड के पहले मास्टर बने। सही। ठीक है। जब आप एक फील्ड के मास्टर बन जाएंगे ना, तो उसके बाद आपकी वर्थ कभी भी कम नहीं होने वाली। राइट। ठीक है। और फिर आप उसके बाद डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अपना स्किल सेट डेवलप करेंगे, अपनी वैरायटी बढ़ाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आपकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। एक फील्ड के कम से कम आप मास्टर होने चाहिए। राइट। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और ये बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही हमारी लोगों के लिए।
आपका बहुत शुक्रिया असीम, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जो जज़ाकल्लाह। स्टोरीज लेके आ रहे हैं, अगर इनसे मैं ये कहता हूँ कि कोई एक दो स्टूडेंट्स भी जी, जी। मोटिवेशन लेकर और जी, वो किसी अच्छे ट्रैक पे चल पड़ते हैं, तो यकीनन ये आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बेशक, फख्र का और इज्जत का बायस है। बेशक। अल्लाह ताला आपके इस मिशन को कामयाब करें और आमीन। हमारी सपोर्ट इंशाल्लाह आपके साथ है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो व्यूअर्स, आपने आज ये स्टोरी देखी, डिस्कशन को देखा, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि अगर कोई तवज्जो से इस पूरी स्टोरी को देखे तो उसको ज़रूर बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिलेंगे इस स्टोरी में से, और अल्टीमेटली वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं उसके लाइफ जर्नी के लिए और गोल्स अचीव करने के लिए। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो उन्होंने फैसल का ये कंक्लूडेड मैसेज सुना कि वो डेडिकेशन को अपने साथ रखें, पॉजिटिव रहें, शॉर्टकट्स पे मत जाएं, और पूरे फोकस के साथ स्ट्रगल को जारी रखें। इंशाल्लाह उनको अल्लाह ताला बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे लाइफ में। तो इसी तरह से हमारे साथ बहुत अच्छी स्टोरीज के साथ जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मिलने वालों के साथ और अपने सर्कल में, और अगली स्टोरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।